Good morning, students. This is your English class, and today we are going to understand our next chapter sentences simple, compound, and complex. So, for this, you need to open the chapter number 19 sentences simple, compound, and complex. This chapter we are going to understand. So, now let's start the class. Sentence simple sentence. Look at this sentence. An old man sat under a tree. What is the verb in this sentence? Set. What kind of verb is it? Finite. Is there any other verb in this sentence? No. So this sentence has only one finite verb. Such a sentence is called a simple sentence. So basically बच्चों में ये समझना है कि जो सेंटेंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, राइट। देखो, इंग्लिश में किसी भी चीज की अगर काइंड्स बनते हैं, प्रकार बनते हैं, तो वो तो या तो उसके मीनिंग के आधार पे बनते हैं या फिर उसके स्ट्रक्चर के यानी कि बनावट के आधार पे बनते हैं। साइंस की तरह इंग्लिश में कोई टेस्ट नहीं होता, कोई कलर नहीं होता। तो इनमें जो टाइप बनते हैं वो बनावट के हिसाब से, सेंटेंस में अगर टाइप बनाने हैं तो उसके स्ट्रक्चर कैसे है, बनावट कैसे है, उसके हिसाब से हम टाइप बना सकते हैं, या फिर मीनिंग के आधार पे हम टाइप बनाते हैं। तो जैसे हमें पता है, बेसिकली sentences are five types. Sentences are of five types. कौन कौन से होते हैं? Assertive, interrogative, imperative, optative, exclamatory. परंतु हम अब यहाँ पे सीख रहे हैं कि सेंटेंस तीन तरह के होते हैं। तो वो जो सेंटेंस होते हैं वो मीनिंग के आधार पे होते हैं। अब जो सेंटेंस के टाइप सीखने वाले हैं वो उसके बनावट के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे, राइट। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सेंटेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स. वन इज सिंपल, सेकंड इज कंपाउंड एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स, राइट। अब हमें समझना है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, राइट। तो सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक क्लोज हो. क्लोज वी हैव स्टडीड दैट सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, दैट इज क्लोज, राइट। सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्लोज. जितने कॉम्बिनेशन होंगे सेंटेंस में उतनी क्लोजेस होती हैं, राइट। फिर समझो, क्लोज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्लोज, राइट। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज भी हो सकती है और एक क्लोज भी हो सकती है। अब फाइनाइट वर्ब समझ लो क्या होता है. Basically, we have studied about the finite verb, but once again, I tell you what is the finite verb. Which verb is affected by the tense of sentence or by the number or person of subject. That is called finite verb. ऐसी verb जो किसी सेंटेंस के टेंस के द्वारा प्रभावित हो, टेंस के बदलने से वो चेंज हो जाए, या फिर सब्जेक्ट के नंबर बदलने से चेंज हो जाए, या फिर सब्जेक्ट के पर्सन बदलने से चेंज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट टेल यू वन एग्जाम्पल. जैसे मैं कहता हूं ही प्लेज क्रिकेट. नो नो, आई गिव यू अनदर एग्जांपल. ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट. मैं कह रहा हूं कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है. ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट. अब इसमें दो वर्ब है, एक खेलना यानी कि प्ले, एक वांट, इसको हम चाहना बोलते हैं. वो क्रिकेट खेलना चाहता है. तो अब ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का. हमने इसका टाइम चेंज कर दिया, हमने कर दिया इसको सिंपल पास्ट. हम क्या बोलेंगे? ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट. देखो, प्ले अभी भी वही फॉर्म है, प्ले की फॉर्म नहीं बदली, परंतु वॉन्ट्स का वॉन्टेड बन गया, राइट. सपोज हम टेंस चेंज नहीं करते, पहले हमने बोला था ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट. वी डू नॉट चेंज द टेंस, हम जस्ट उसका पर्सन बदल देते हैं. थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं, हम फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं. मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, देन आई विल से आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट. आई विल नॉट से आई वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, आई विल से आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट. सो वर्ब वी हैव चेंज्ड. तो जब कभी जो भी वर्ब सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, या फिर सेंटेंस का टेंस बदलने के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, वो वर्ब कहलाती हैं फाइनाइट वर्ब. दूसरी वर्ब्स कहलाती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स. इस बात को और सिंपल तरीके से समझना तो ऐसे समझ सकते हो कि जो मेन वर्ब्स होती हैं, दोज आर कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब्स. क्लियर? Subject plus main verb, or we can say that subject plus finite verb, this combination is called clause.
right? So now we have to understand if there is a one clause in a one sentence. अगर किसी एक सेंटेंस में एक क्लोज है, जैसे मैं कहता हूं वन सेंटेंस रिटन हियर एन ओल्ड मैन सेट अंडर अ ट्री, तो इस सेंटेंस के अंदर एन ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सेट क्या है यहाँ पे, एक वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वन क्लोज। अगर सेंटेंस में एक ही क्लोज हो तो उस सेंटेंस को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, right? If there is only one clause in a sentence, that is called simple sentence. Clear? Now we have got what is a simple sentence. A sentence which has only one finite verb in it, it is called a simple sentence. जिस sentence के अंदर एक finite verb हो उसको हम बोलते हैं simple sentence. यानी कि एक finite verb होगी तो उसके अंदर एक clause होगा, एक clause है तो simple sentence है. Now look at this sentence. An old man wearing very old-fashioned glasses and dusty clothes sat under a tree, not noticing the men, women, children passing along the road or the boats sailing in the river. तो इस सेंटेंस में भी ये समझाया गया है कि there is only one clause. Why? Because only one verb is written here. One finite verb, one main verb is written here. बाकी जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो फाइनाइट वर्ब नहीं है, यानी कि टेंस चेंज कर देंगे या पर्सन चेंज कर देंगे, नंबर चेंज कर देंगे तो वो वर्ब चेंज होगी जो फाइनाइट है, बाकी कोई वर्ब नहीं चेंज होगी इसमें, राइट? तो इस सेंटेंस में एक ही क्लोज है, हालांकि सेंटेंस बहुत लंबा है परंतु ये एक ही इसमें एक ही क्लोज है, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस विल बी कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. It is a long sentence, still it has only one finite verb, set. Other words like wearing, noticing, passing, sailing are non-finites. So it is still a simple sentence. A simple sentence does not mean a small sentence. इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि जो simple sentence है वो small sentence होगा, हो सकता है कि बड़ा sentence भी simple हो. Basically we need to see that how many finite verbs are there, right? It means a sentence with only one finite verb. We know that sentences may take the forms of statements, questions, commands, and exclamations. All of these are simple sentences if they have only one finite verb. Same thing we have told, it is written here. I have told you कि सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है, परंतु हमने देखना है कि उसके अंदर एक क्लोज है, तो बनावट के आधार पे वो सिंपल सेंटेंस है, राइट? A sentence may have a double subject. कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो डबल भी हो सकता है, जैसे an old man and a young child sat under a tree. और it may have a double object. हो सकता है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी डबल हो, जैसे an old man watched the boy and the girl playing. तो बॉय एंड गर्ल यहाँ पे क्या है, डबल ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में क्या थे, डबल सब्जेक्ट थे. Since the two sentences have only one finite verb, they are simple. तो finite verb अगर दो होती है इसमें, then we say it, we will not say it simple, we will say something else. I will let you know what is called that in that condition. Okay? अगर सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है तो सेंटेंस वो क्या है, सिंपल है. एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब है तो सेंटेंस क्या है, या तो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है. बताऊंगा कंपाउंड कब होता है और कॉम्प्लेक्स कब होता है, right? Now let's talk about the compound sentence, coordinate clause. Now consider this sentence: the boy ran away and the old man was left alone. जो लड़का था वो भाग गया और जो ओल्ड व्यक्ति था वो अकेला रह गया. Now we can see that these two clauses have been joined with the and conjunction. इन दोनों क्लोजेस को and conjunction के द्वारा जोड़ा गया, right? So ये कंजंक्शन क्या है, हमने पढ़ा, ये कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. हमने पढ़ा था इससे पिछली क्लास में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करती हैं, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को, इंडिपेंडेंट क्लोज को, इंडिपेंडेंट वर्ड्स को जोड़ने का काम करती हैं, और सबऑर्डिनेट क्या करती हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने का काम करती हैं. तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जब कोई चीज किसी पे आश्रित ना हो, निर्भर ना हो, तो वो चीज कहलाती है इंडिपेंडेंट. जब कोई चीज किसी पे आश्रित हो, डिपेंड करती हो, वो कहलाती है डिपेंडेंट. जैसे हम सभी बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स पे निर्भर करते हैं,
डिपेंड रहते हैं, उनके पेरेंट्स खुद कमाते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट है। तो पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हो गए और बच्चे क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। तो अगर सेंटेंस में जो क्लोज हैं वो किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हों, अगर सेंटेंस में दो क्लोज हैं और वो क्लोजेस किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हों, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमें याद करनी पड़ेगी, कौन कौन सी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं, राइट। तो अगर वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़े हों तो पहले वाला जो क्लोज होता है उसको बोलते हैं मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। दूसरे वाला जो क्लोज होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज, मेन क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज, अगर वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो मेन क्लोज और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उस सेंटेंस को बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस, राइट। अगर सेंटेंस में एक ही क्लोज है तो वो सेंटेंस कहलाता है सिंपल सेंटेंस। अगर सेंटेंस में दो क्लोज हैं तो वो सेंटेंस या तो कंपाउंड होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। कंपाउंड कब होगा, अगर उसके अंदर कोऑर्डिनेट क्लोज दी गई है। कोऑर्डिनेट क्लोज का मतलब है कि उसका पहला पार्ट तो बनेगा मेन क्लोज, दूसरा वाला पार्ट बनेगा कोऑर्डिनेट क्लोज का, राइट, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर। देयर आर टू फाइनाइट वर्ब्स इन दिस सेंटेंस, दो फाइनाइट वर्ब है इसमें, ran और was left। ran with the boy as its subject, उसका subject क्या है, boy है, and was left with man as its subject। This sentence is made up of two clauses, each containing one finite verb and linking by the conjunction and। The clauses are the boy ran away, the old man was left alone। ये दो clauses हैं इसके अंदर। नीदर ऑफ दिस क्लोजेस डिपेंड्स ऑन द अदर, ये जो दोनों क्लोजेस हैं एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। डिपेंड करने का मतलब है कि उस पर निर्भर नहीं रहती। जैसे हमने अभी क्लोजेस पढ़े थे जिसके अंदर हमने नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, वो क्लोज क्या आती है दूसरे वाले पार्ट पे निर्भर होते हैं, उनका मीनिंग क्लियर नहीं होता। उनका मीनिंग तब क्लियर होता है जब पहले वाली बात को हमें पता हो। जैसे मैं कहता हूँ आई टीच यू बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट्स, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लोज है। तो जो बिकॉज में कंजंक्शन यूज की गई है वो क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये जो दोनों पार्ट है ये इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का मीनिंग दूसरे पे निर्भर नहीं कर सकता है, इसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अगर उसके अंदर कंजंक्शन जो यूज की गई है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो उसके बाद वाला पार्ट क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। अगर उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज की गई है तो उसके बाद वाला पार्ट क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। कैसे पता लगेगा कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो 15 या 20 है उनको याद कर लो, उनको छोड़ के कोई भी कंजंक्शन आती है तो वो सबऑर्डिनेट है। इट्स अ वेरी सिंपल वे। अदरवाइज नेक्स्ट वे आई हैव टोल्ड यू कि वो जो कंजंक्शन जो पाला वो जो क्लोज वाला पार्ट होता है वो डिपेंडेंट हो, पहले वाले पार्ट पे निर्भर हो, तो वो वाला पार्ट क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। निर्भर ना हो तो वो कोऑर्डिनेट क्लोज होता है, राइट। नीदर ऑफ दिस क्लोजेस डिपेंड ऑन अदर, both of them are equal importance, in fact they could have been expressed as two separate short sentences। इनको हम दो अलग अलग सेंटेंसेस के रूप में भी कह सकते हैं क्योंकि इनका अपना अलग मीनिंग है, दोनों एक दूसरे के मीनिंग पे निर्भर नहीं है। द बॉय रैन अवे, वो लड़का था वो भाग गया, द ओल्ड मैन वाज लेफ्ट अलोन, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अकेला रह गया। तो हम दोनों को अलग अलग सेंटेंस के रूप में भी बोल सकते हैं, तो इसलिए दोनों सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। जब दोनों ही सेंटेंस इंडिपेंडेंस हो तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। Clear? Next point. The boy ran away, the old man was left alone, or we can say the boy ran away and the old man was left alone। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं हम इसको। A sentence of this kind is called a compound sentence। Sometimes it is also called a double sentence। Since the clauses make complete sense on their own, they are called principal or main clause। इनको प्रिंसिपल या मेन क्लोज बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया है। इनको कभी कभी डबल सेंटेंस भी बोलते हैं, बट बेसिकली जो इसका ग्रामर नेम दिया गया है वो कंपाउंड नाउन, कंपाउंड सेंटेंस है, सॉरी। नेक्स्ट, अ सेंटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लोजेस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। द क्लोजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट क्लोज, राइट। सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू कि अगर उसमें दो प्रिंसिपल यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है कंपाउंड। The coordinate clauses of a compound sentence are joined by the coordinating conjunction।
जो उनको जोड़ा जाता है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है. If a compound sentence is made of two clauses, or if the subject of the second clause is the same as the subject of the first, the second subject is often omitted. कभी कभी क्या होता है कि हमारे सेंटेंस के अंदर जो हमारा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो सब्जेक्ट होते हैं और दोनों ही सब्जेक्ट सेम होते हैं, राइट? जैसे सुधा वेंट होम एंड शी टुक रेस्ट. अब ये जो यहाँ पे सुधा है और शी वर्ड है, वो शी और सुधा दोनों एक ही हैं. जो शी वर्ड है वो सुधा के लिए यूज किया गया है. तो हम क्या करते हैं, इस तरह के सेंटेंस में दूसरे वाला पार्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसको ओमिट कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, वो नहीं लिखते, बट उसको अंडरस्टूड माना जाता है, राइट? तो हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, सुधा वेंट होम एंड टुक रेस्ट. द सेकंड सब्जेक्ट इज शी इज ओमिटेड. जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको ओमिट कर दिया गया. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सबऑर्डिनेट क्लोज. अब हमने समझ लिया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है. अब हमें समझना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है. सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड जब कोई सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज हो, यानी कि दो क्लोज हो. पहले वाली क्लोज तो हमेशा इंडिपेंडेंट ही होती है, उसका मीनिंग किसी पे निर्भर नहीं करता. दूसरे वाला पार्ट जो है, दूसरे वाली क्लोज है, अगर वो कोऑर्डिनेट सॉरी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हो, अगर वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हो, दूसरे वाला पार्ट क्या होता है, डिपेंडेंट बन जाता है. तो ऐसा पार्ट जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ता हो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स. दोनों ही इंडिपेंडेंट हो तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कंपाउंड, राइट? लेट अस नाउ कंसीडर दिस सेंटेंस. Priyanka ordered lunch for me because I was feeling hungry. अब इसमें दो सेंटेंस है. प्रियंका ऑर्डर लंच फॉर मी, प्रियंका ने मेरे लिए लंच ऑर्डर किया. क्योंकि बिकॉज आई वॉज फीलिंग हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी. तो देयर आर टू क्लोजेस. प्रियंका ऑर्डर लंच फॉर मी, दिस इज वन क्लोज. सेकंड क्लोज इज दैट बिकॉज आई वॉज फीलिंग हंग्री. सो दिस क्लोज इज डिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसका जो मीनिंग है ना वो इस पे निर्भर करता है. प्रियंका ने ऑर्डर किया, क्यों किया? क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, राइट? एंड सेकेंडली वी कैन अंडरस्टैंड दिस, ये जो कंजंक्शन यूज की गई है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये जो वाला पार्ट है ये यहाँ पे इसके एडवर्ब के रूप में यूज किया है, क्योंकि जो पार्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो वो या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह सेंटेंस में काम करता है. इसलिए हम इनको डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं, राइट? या फिर हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोल सकते हैं. तो मेन क्लोज प्लस डिपेंडेंट क्लोज के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्लियर? कैसे पता लगता है? वो जो कंजंक्शन जो उसमें यूज की हुई होती है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, राइट? There are two finite verbs in this sentence ordered with the Priyanka as its subject and was feeling as I as its subject. There are thus two clauses. Same thing, यहाँ पे दो clauses है. पहली क्लोज क्या है, प्रियंका ने ऑर्डर किया लंच के लिए, और दूसरी क्लोज क्या है, मैं भूखा था. Priyanka ordered for lunch because I was feeling hungry. So there are two clauses in this. The first of these clauses make complete sense and is capable of standing on its own as an independent sentence. जो फर्स्ट क्लोज है इसका अपना मीनिंग है, इसका मीनिंग क्लियर बताने के लिए इस पे इसको निर्भर नहीं करना पड़ता, दूसरी क्लोज पे निर्भर नहीं करना पड़ता, तो इसको हम प्रिंसिपल क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज बोल सकते हैं. This clause is called the main or principal clause. इसी क्लोज को मेन और प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं. The other clause makes sense but not complete sense. दूसरी क्लोज सेंस पूरी करती है, सेंस देती है परंतु पूरी सेंस नहीं देती. Besides, it can't stand its own as an independent sentence. और independent sentence के रूप में इसको हम यूज नहीं कर सकते. To convey its full meaning convey करने के लिए, it has to be joined to the first clause. First clause को join करना पड़ेगा इसके साथ, तभी इसका मीनिंग क्लियर होगा. This clause is called a subordinate clause. इसी को हम subordinate clause भी बोलते हैं और dependent clause भी बोलते हैं. Dependent clause या subordinate clause का मतलब होता है जो किस चीज पे आश्रित हो, निर्भर हो. This sentence itself is a complex sentence. इसको हम complex sentence बोलते हैं. इस combination को complex sentence बोलते हैं. A sentence made up of a principle of main clause or one or more subordinate clause is called a complex sentence. उसमें एक प्रिंसिपल क्लोज हो यानी कि मेन क्लोज हो जो इंडिपेंडेंट होती है, उसके बाद एक या एक से ज्यादा अगर सबऑर्डिनेट क्लोजेस हैं तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट? A subordinate clause is joined in the principal clause by the subordinate conjunction. जो subordinate clauses होती हैं उसको principal clause यानी main clause से हम
हम उसको ज्वाइन करते हैं, किसी से करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं। द कंपाउंड सेंटेंस दैट वी कंसीडर अबव वाज द बॉय रैन अवे एंड द ओल्ड मैन वाज लेफ्ट अलोन, राइट। तो ये क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। एंड वी कुड राइट दिस सेंटेंस एज द बॉय रैन अवे एंड द ओल्ड मैन वाज लेफ्ट अलोन। इस सेंटेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं। Now take the complex sentence discussed above. Priyanka ordered lunch for me because I was feeling hungry. Try to write it in the same way. Priyanka ordered for me lunch for me because I was feeling hungry. दोनों बातों को अलग अलग बोल के देखें ना, तो इस वाली का मीनिंग तब क्लियर होता है जब हम पहले वाली बात पता हो। तो इसलिए ये जो वाला पार्ट है because I was feeling hungry, ये डिपेंडेंट क्लोज कहलाता है। It does not make sense, does it? This so that is another way of finding out whether a given sentence is a compound or a complex sentence. इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस है कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। A subordinate clause can be a noun clause, an adjective clause or an adverb clause. जो subordinate clause होती है उसी के आगे तीन पार्ट बनते हैं, कौन से? नाउन क्लोज या उसको एडजेक्टिव क्लोज या उसको एडवर्ब क्लोज हम बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट क्लोज के आगे कोई पार्ट नहीं बनते क्योंकि वो सेंटेंस में एक इंडिविजुअली रूप से काम करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम नहीं करते। परंतु सबऑर्डिनेट क्लोज जो होते हैं वो या तो नाउन क्लोज की तरह काम करते हैं या एडजेक्टिव क्लोज की तरह या एडवर्ब क्लोज की तरह, राइट। Simple, compound, complex sentences, principal clause, coordinate or subordinate clauses, all the trail again we will study here. A clause has a subject and a finite verb of its own. The clause that can stand on its own is called a principal or main clause. A clause that can stand on its own, the subordinate clause. These all the things I have told you. Again, revision is written here. You can read it by yourself. Now, first exercise, write S for simple sentence, CD for compound sentence and CX for complex sentence. आपको पहचानना है कि जो सेंटेंस है वो सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। ओके, first 2 or 3 I will let you know, rest of you should try to do by yourself and soon I'll send the answer key, then you can match your answers. First sentence, I know that children are fond of eating sweets. तो यहाँ पे जो कंजंक्शन यूज की गई है वो दैट क्या होती है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। तो सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन आ जाए तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीएक्स यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर कंजंक्शन सबऑर्डिनेट हो तो उस जो सेंटेंस होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अगर जो कंजंक्शन होगी हमारी कोऑर्डिनेट, वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो कंपाउंड होगा। अगर उसमें एक ही क्लोज है, कोई कंजंक्शन है ही नहीं, तो वो सिंपल होगा। कैसे पता लगता है कि वो जो कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट है? सिंपल तरीका है, सभी जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है लगभग 20 के आसपास है, उनको याद कर लो, उनको छोड़ के कोई भी कंजंक्शन आती है तो वो क्या होगी, subordinate conjunction होगी। So that is a subordinate conjunction. So this combination is called complex sentence. There for the first time he saw slaves working in cotton fields. There is no second clause in this. There is only one clause. So when there is a one clause in the sentence, that sentence is called simple. Third sentence, sound teeth are necessary for the proper digestion of the food that we eat. That is conjunction here. That's why this combination is called complex. She can't even read or write, but she pretends to be highly educated. So or is here, or is that is our a coordinate conjunction. That's why this combination is called CD, means compound sentence. So rest of sentences you should try to do by yourself, and soon I'll send the answer key, then you can match the answer. Okay. Next part, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब हमें समझना है कि सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, यानी कि उसका रूपांतरण क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी के रूप को चेंज करना, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वी हैव लर्न टू वेज ऑफ क्लासिफाइंग सेंटेंसेस। Sentences can be assertive, interrogative, imperative, exclamatory. Sentence can be simple, compound, complex. अभी तक हमने सीखा है कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह से उसके टाइप बनते हैं। एक जो टाइप होता है मीनिंग के आधार पे, उसको हम बोल सकते हैं सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। अब जो हमने सीखा है जो सेंटेंसेस है वो बनावट के आधार पे हैं। वो सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो सेंटेंसेस के बनावट के आधार पे दो अलग अलग टाइप्स बनते हैं। मीनिंग के आधार पे ये टाइप्स बनते हैं, बनावट के आधार पे ये टाइप्स बनते हैं, राइट।
Sometimes it is possible to express the main idea in different kinds of sentence. For example, the three sentences. He is honest. Assertive sentence है. He is not dishonest. यानी कि इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं. मैंने कहा कि वो ईमानदार है. राइट, सिंपल सेंटेंस बोला मैंने इसको अफर्मेटिव फॉर्म में. मैंने वो कहा कि वो बेईमान नहीं है. तो वो बेईमान नहीं है, वो ईमानदार है. दोनों बातों का मतलब एक हो गया, परंतु कहने का तरीका अलग अलग है. इज ही नॉट ऑनेस्ट, क्या वो ऑनेस्ट ईमानदार नहीं है. एक्सप्रेस द सेम आइडिया सिमिलर द थ्री सेंटेंसेस. एक ही बात को हम तीन तरीके से सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी बोल सकते हैं. कैसे? इन स्पाइट ऑफ बीइंग हार्ड अप शी गेव हर चिल्ड्रन गुड एजुकेशन. यानी कि बहुत गरीबी होने के बावजूद भी उसने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी है. तो ये सेंटेंस सिंपल है क्योंकि उसमें एक ही क्लोज है. नेक्स्ट, शी वाज हार्ड अप बट शी गेव हर चिल्ड्रन गुड एजुकेशन. अब ये जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि ये बट कंजंक्शन से जुड़ा है. बट कंजंक्शन क्या होती है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को जोड़ने वाला जो पार्ट क्या बन जाता है? वो इंडिपेंडेंट होता है. दोनों पार्ट इंडिपेंडेंट है, तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस. इसी बात को हम ऐसे ही बोल सकते हैं. ऑल्दो शी वाज हार्ड अप शी गेव हर चिल्ड्रन गुड एजुकेशन. तो ये सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. राइट, तीनों बातों का मतलब एक है, परंतु उसको हम सिंपल में भी बोल सकते हैं, कंपाउंड में भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी बोल सकते हैं. इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रूपांतरण, रूप का बदलना. राइट, I think it's enough for today. We will not be able to complete the entire chapter in this class, so rest of things we will study in the next lecture, means on the next day when we will be our in the next lecture.